हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अपन को पता है राष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि ये उस सदन का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये लोकसभा में होती है। अगला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है, तो ये भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो ये केवल लोकसभा में। ये 63 बीपीएससी में हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सही सी, क्योंकि जब बजट पारित किया जाता था तो उसको पूरा पारित करने में लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है, और उस बीच खर्चे को पूर्ति के लिए लेख अनुदान यानी कि बोट अकाउंट पारित कर दिया जाता था। ये अनुच्छेद 116 में व्यवस्थित की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नहीं, तो इसकी तो जांच करती है लोकसभा के स्पीकर को, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और इसमें हमेशा मतलब जो लोकसभा में अभी मतलब प्रचलन में है, विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होता है। ये क्या लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली संसदीय समिति है, 22 मेंबर हैं। और समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार मानकर लोक व्ययों के प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 1967 से प्रथा है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और ये 1919 अधिनियम के माध्यम से 1921 में बनी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो ये आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट मार्शल की भी की जा सकती है। ये सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये कौन होता है? कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख केंद्र में राष्ट्रपति होता है और यहाँ पर राज्यपाल होता है। तो संविधान के 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो ये किसे करेगा? राष्ट्रपति को ही करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 217(1) का के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता
के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मोबाइल कोड इसका मानद पुत्र है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की अवधारणा थी, जिसके आधार पर 2007 में हरियाणा के मेवात जिले के में स्थित पढ़वाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केजी बालकृष्णन ने किया था इसका शुभारंभ। इसमें क्या होता है, एक बैंड रहती है जिसमें जज और कुछ अधिकारी बैठे रहते हैं और उसी में कुछ लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, जिसमें लोगों के मामलों को सुलझाया जाता है और लोगों के पास पहुंचकर। तो ये कम कीमत में या फिर जो ऐसे लोग जो न्याय तक जिनकी पहुंच नहीं है उनके लिए ये काफी कारगर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, जबकि 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। और ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो जैसा कि मैंने बताया 352 ये कैसे 3 प्रकार से घोषित की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। और ये जो 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको आंतरिक अशांति बढ़ता पहले, जिसे सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अनुच्छेद 355 में क्या है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ठीक है, अनुच्छेद 356 मैंने आपको बता दिया, 360 बता दिया। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई। और 1989 में संपन्न ये 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों ने मतदान। ठीक है, फिर क्वेश्चन वही ये 2008 में आया था और ये 1996 में भी सेम आया था, तो इसका आंसर था 61वें संविधान संशोधन रहा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अपने को पता है 22 है, लेकिन ये उस समय थी पूछा था, मतलब 92 संविधान संशोधन से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। ठीक है, तो इधर ये अब आए क्वेश्चन, तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। CDP मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड NEP के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति के नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, जबकि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय समिति के बारे में बोला था। ठीक है, NEC मतलब होता है राष्ट्रीय विस्तार योजना। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, बड़े देशों के लिए आदर्श। तो देखो, केंद्रीय शासन व्यवस्था होगी तो त्वरित निर्णय हो सकता है क्योंकि एक ही जगह डिसीजन लिए जाएंगे। लचीलापन भी हो सकता है, लेकिन ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है, क्योंकि बड़े देश में संघात्मक व्यवस्था होती है जो विकेंद्रीकृत मॉडल पे चलती है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगीय इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र और दूसरी राज्य सरकार। तो वही सब कि जो केंद्रीय सरकार होती है वो सिर्फ केंद्र की बात कर रहा है, जबकि संघात्मक सरकार जो अपने भारत में है वहाँ केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार मिले होते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो बलवंत राय मेहता ने की थी, जो पंचायत के माध्यम से 1957 में की गई थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति में निम्नलिखित की सिफारिश की, तो अपन ने अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था, और यह वर्ष 1977 में गठित हुई थी और 78 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इसने बोला था कि जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होती है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है।
ठीक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। तो यही सब है। कुल मिला के आंसर क्या है इसका? प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। ये फिर से वही रिपीट हुआ है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये प्रशासनिक प्राधिकारी होगी। आप देख सकते हैं कैसे बीपीएससी में इसके प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, तो इससे जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी हो गई है? 1206 हो गई हैं। ठीक है, अब और बढ़ती रहती हैं, तो अभी और बढ़ गई हैं। तो ये 2008 में क्वेश्चन आया था, इसलिए करंट का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका फ्रांस भी है, चीन भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है। इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी। और कौन से हैं 2 मेंबर? और एक यूएसए और दूसरा यूएसए हो गया और दूसरा रूस हो गया। ठीक है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है, ये आपको पता होगा, मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। मानव अधिकारों के बारे में विभिन्न अपनी रिपोर्ट निकालता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनिसन ने की थी। ये इन्होंने द फॉरगॉटन प्रिजनर नामक एक लिखा था। उसी के बाद उन्हीं बेचारों का एक मूर्त रूप एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो कि एक एनजीओ है और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? एक तो आपको पता है सिन्हा न्यूज भी बोलते हैं और दूसरा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी भी कहा जाता है। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को एलो बुक कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा, अभी न्यूज में भी था, ये फ्रांस की सरकार का रिपोर्ट है। ठीक है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बेंगलोर में। अभी आपको पता है जो शिक्षा संगठनों की रिपोर्ट रैंकिंग आई है जिसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, और विधिक मामलों में जो विधि यूनिवर्सिटी उसमें बेंगलोर के नेशनल लॉ स्कूल ने टॉप किया है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।